नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूं नया स्कीम को डिस्कस करने के लिए सीजीटी एमएससी स्कीम। मेरा प्रयास रहेगा इस वीडियो में कि मैं इस स्कीम से संबंधित पॉलिसी से संबंधित सारी बातें जो बैंक अधिकारी को जानना चाहिए, जो स्मूथली काम करने के लिए या बैंक के लिए जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से या इंटरव्यू पर्पज से। और जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ 31 जुलाई 2022 को, तो ये अभी तक का जो अपडेटेड गाइडलाइंस है मैं इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले दोस्तों हमें कुछ टर्म्स के बारे में समझना है। सीजीटी एमएससी स्कीम को समझने के लिए कुछ टर्म्स को पहले समझना होगा। अब सबसे पहला टर्म्स है डैम। डैम दोस्तों इसका फुल फॉर्म है डिमांड एडवाइस नंबर। जब कोई एप्लीकेशन हमारे पास बैंक में आता है और उस एप्लीकेशन को बैंक पंच करती है सीजीटी एमएससी पोर्टल पे, तो वह एक डिमांड जनरेट एडवाइस नंबर जनरेट करता है और उस डिमांड एडवाइस नंबर के अगेंस्ट में फिर पेमेंट को भेजना होता है, तो वो हो गया डैम नंबर। अब आ जाइए दोस्तों सीजी पैन। सीजी पैन ये दोस्तों हो गया क्रेडिट गारंटी परमानेंट अकाउंट नंबर। इसका दोस्तों जो प्रारूप होता है यह स्टार्ट होता है CGY YYY और उसके बाद डिफरेंट नंबर। इसमें यह C और G जो है दोस्तों यह क्रेडिट गारंटी और यह जिस साल कवरेज लिया जा रहा है उस साल का, उसके आगे फिर फर्दर डिफरेंट यूनिक नंबर होता है। इस यूनिक नंबर के द्वारा ही वह पर्टिकुलर बोरोवर को पहचाना जाता है। अब आ जाइए दोस्तों अगला पॉइंट है इसमें मटेरियल डेट। मटेरियल डेट को समझिए दोस्तों। मटेरियल डेट वह डेट है जिस डेट में गारंटी अमाउंट ड्यू होता है ट्रस्ट को देने के लिए या जिस डेट से आपका गारंटी कवरेज स्टार्ट होता है। फिर से इसको रिपीट करता हूं। मटेरियल डेट वह डेट है जिस डेट में गारंटी अमाउंट ट्रस्ट को देने के लिए ड्यू होता है या जब से गारंटी कवरेज स्टार्ट होता है। अब आ जाइए दोस्तों अगला पॉइंट है मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। ये आप देखिएगा पूरे सर्कुलर में, कहीं भी आप सीटीएसएमई का कोई भी सर्कुलर देखिएगा तो उसमें कई जगह एमएलआई का जिक्र किया हुआ है। तो वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जिसका एग्रीमेंट सीजीटी एमएससी ट्रस्ट के साथ है, जो कि इसके गाइडलाइन के तहत एडवांस करती है, वह सारे के सारे इंस्टीट्यूट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। अब आइए दोस्तों अगला पॉइंट है गारंटी कवर। गारंटी कवर दोस्तों वह मैक्सिमम अमाउंट है जितना अमाउंट का गारंटी कवरेज ट्रस्ट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर 100 रुपया का आपने लोन दिया और उस लोन के अगेंस्ट में अगर गारंटी कवरेज 85% का है, तो वैसे केस में 85 रुपया जो है गारंटी कवर होगा। अब आइए दोस्तों अगला पॉइंट है एलिजिबल बोरोवर। एलिजिबल बोरोवर कौन होंगे? तो दोस्तों इसमें एलिजिबल बोरोवर वो सारे फ्रेश या एग्जिस्टिंग बोरोवर जिसका कि कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं दिया हुआ हो, कोई थर्ड पार्टी गारंटी नहीं लिया हुआ हो। लेकिन इसमें एक राइडर है दोस्तों, अब हाइब्रिड कोलेटरल का भी कंसेप्ट आ गया या पार्शियल कोलेटरल का भी कंसेप्ट आ गया, तो वैसे केस में पार्शियली कोलेटरल और हाइब्रिड कोलेटरल के साथ भी बोरोवर एलिजिबल हो जाएंगे। अब आ जाइए इसमें दोस्तों टेन्योर ऑफ गारंटी कवरेज। टेन्योर ऑफ गारंटी कवरेज के बारे में मेरा कहना है दोस्तों, उसमें जो सर्कुलर में दिया हुआ है कि अगर आप कोई टर्म लोन देते हैं तो जो आपका टर्म लोन का जो पीरियड होगा वह टेन्योर ऑफ गारंटी कवरेज होगा। लेकिन वर्किंग कैपिटल के केस में केवल अगर वर्किंग कैपिटल दे रहे हैं आप, तो वैसे केस में आपका 5 साल का ब्लॉक होगा। फर्दर 5 साल के ब्लॉक में आप गारंटी कवरेज टेन्योर लेते हैं। ट्रस्ट दोस्तों ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जो कि एमएसएमई मिनिस्ट्री और सिडबी के द्वारा बनाया हुआ है, जो कि गारंटी प्रोवाइड करती है। दोस्तों सीजीटी एमएससी ट्रस्ट जो है आज की डेट में 4 स्कीम चला रही है। CGS1, CGS2, CGSSD और PM स्वनिधि। ये हो गया। CGS1 हो गया जो दोस्तों हम लोग अपने बैंकों में करते हैं कि 2 करोड़ तक के लोन का कवरेज, सीटीएसएमई कवरेज। सीजीटी एमएससी ट्रस्ट जो है आज की डेट में 4 स्कीम उनके पास है, 4 स्कीम चला रही है। CGS1, CGS2, CGSSD, PM स्वनिधि, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट। जैसा मतलब हम लोग जानते हैं CGS1 जो कमर्शियल बैंकों के लिए है, उसके बाद CGS2 NBFC के लिए 2 करोड़ तक का गारंटी कवरेज देती है। CGSSD यह एक स्पेशल विंडो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोविड के दौरान जो है जो स्ट्रेस अकाउंट थे उसके लिए खोला था। हालांकि उसका समय मतलब बीत गया, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट।
और पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम जैसा हम लोग जान रहे हैं कि अभी चल रहा है पीएम स्वनिधि स्कीम, जो कि वेंडर्स के लिए आत्मनिर्भर निधि के तहत 10,000 का और 20,000 का लोन दिया जाता है। अब दोस्तों इसमें अगला पॉइंट पे आते हैं हम लोग, थर्ड पार्टी गारंटी। थर्ड पार्टी, अब आइए दोस्तों अगला पॉइंट है थर्ड पार्टी गारंटी। सीजीटी एमएससी स्कीम में थर्ड पार्टी गारंटी का कंसेप्ट क्या है? अगर कोई प्रोप्राइटरशिप को आप लोन दे रहे हैं और प्रोप्राइटर का इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप गारंटी ले रहे हैं तो वह थर्ड पार्टी गारंटी नहीं माना जाएगा। किसी पार्टनरशिप को अगर लोन दे रहे हैं, पार्टनरशिप फंड को लोन दे रहे हैं और पार्टनर्स का आपने अगर गारंटी लिया, पर्सनल गारंटी लिया है, तो वह थर्ड पार्टी गारंटी नहीं माना जाएगा। किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर प्रमोटर का आप गारंटी ले रहे हैं तो वह थर्ड पार्टी गारंटी नहीं माना जाएगा। हाइब्रिड के केस में, हाइब्रिड कोलेट्रल या पार्शियल कोलेट्रल के केस में कोलेट्रल का जो ऑनर है उसका अगर गारंटी ले रहे हैं तो वह थर्ड पार्टी गारंटी नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में एक बार दोबारा पॉइंट को हाईलाइट करूं कि थर्ड पार्टी गारंटी सीजीटी एमएससी स्कीम में अलाउड नहीं है, लेकिन जो ये सारे एक्सेप्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए ये इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। अब आइए दोस्तों क्रेडिट फैसिलिटी एलिजिबल अंडर दिस, क्रेडिट फैसिलिटी एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम में कौन से क्रेडिट फैसिलिटी एलिजिबल होंगे? तो दोस्तों इसमें कॉमर्शियल बैंकों के लिए वो सारे बोरोवर, चाहे फ्रेश हो चाहे एग्जिस्टिंग हो, माइक्रो और स्मॉल यूनिट होना चाहिए। 2 करोड़ तक का अकाउंट उसमें कवर अप होगा। लेकिन वहीं आरआरबी के केस में यह अमाउंट 50 लाख तक ही कवर होगा। एनबीएफसी के केस में भी दोस्तों 2 करोड़ तक का लोन कवर अप होता है। यहां दोस्तों मैं मतलब एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा कि 2006 का जो एमएसएमई का जो डेफिनेशन था वो अब रिवाइज हो गया है, जहां पहले आपका केवल इन्वेस्टमेंट के आधार पे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज से बटे हुए थे, अब वह इन्वेस्टमेंट के साथ टर्नओवर भी है। और पहले जहां सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग का अलग अलग स्लैब था, अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का एक ही स्लैब है। तो इस स्कीम के तहत जो बोरोवर एलिजिबल होगा उसका या माइक्रो और स्मॉल दोनों कवर होंगे। तो माइक्रो का जहां तक हम लोग जानते हैं कि माइक्रो सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया मतलब इन्वेस्टमेंट उसमें 1 करोड़ तक का होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ तक का मैक्सिमम होना चाहिए। और वहीं स्मॉल के केस में दोस्तों 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का टर्नओवर। तो वो सारे अकाउंट क्रेडिट फैसिलिटी इस स्कीम के तहत एलिजिबल होंगे। अब आइए दोस्तों अगला पॉइंट कि कौन सा क्रेडिट फैसिलिटी एलिजिबल नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें वह सारे फैसिलिटी एलिजिबल नहीं होंगे जिसका की कवरेज आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई या डिफरेंट डिपॉजिट एजेंसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एजेंसी दे रखा है, वह अकाउंट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा चीज, 10 लाख तक का लोन अगर आप मुद्रा स्कीम में देते हैं और उसका कवरेज अगर आप एनसीजीटीसी से लेते हैं तो वह भी अकाउंट इसमें कवर नहीं होंगे। हालांकि दोस्तों अपना बैंक ने अब यह गाइडलाइन दे रखा है कि 10 लाख तक का मुद्रा लोन भी इनवेरिएबली सीजीटी एमएससी में कवरेज करना है। तो अगर कोई लोन अगर आपने मुद्रा में कवरेज कर रखा है तो आप उसको सीटीएसएमई में कवरेज नहीं कर सकते, यानी कि डबल कवरेज आपको नहीं लेना है। अब आइए दोस्तों पेमेंट ऑफ एजीएफ, एनुअल गारंटी फी का पेमेंट। इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहूंगा। यह स्कीम 2000 में स्टार्ट हुआ। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन 2013 में आया और अभी 2018 में लास्ट मॉडिफिकेशन आया है। पहले दोस्तों जो एनुअल गारंटी, पहले जो दोस्तों जो एनुअल फी होता था वह फिक्स होता था, 1%, 50% आगे साल से, या 75%, 0.75%, 0.85% और सब्सिक्वेंट ईयर डिफरेंट रहता था, फिक्स रहता था। लेकिन फरवरी 2018 के बाद इसमें दोस्तों एक मॉडिफिकेशन आया है। अब आप यहां आप थोड़ा सा इस पोर्शन को आप जब देखिएगा तो आपको, चूंकि हम लोग अभी प्रेजेंट जो स्लैब है उसको डिस्कस करेंगे, जो करंट जो स्लैब है, अब इसमें एक रिस्क प्रीमियम अमाउंट जोड़ा गया है। रिस्क प्रीमियम अमाउंट क्या है दोस्तों, आप समझिए इस चीज को। रिस्क प्रीमियम हर एक बैंकों का अपना सीटीएसएमई में जो एक्सपोजर था उसके अगेंस्ट में जो एसेट का क्वालिटी था उसके आधार पे रिस्क प्रीमियम डिफाइन किया गया। डिफरेंट बैंकों का डिफरेंट, अगर मान लीजिए आपका एनपीए का लेवल सीटीएसएमई में ज्यादा है तो रिस्क प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा, और अगर एनपीए का लेवल आपका सीटीएसएमई पोर्टफोलियो में कम है तो रिस्क प्रीमियम कम होगा। आज के डेट में हमारे बैंक का पीएनबी का रिस्क प्रीमियम दोस्तों 21-22 में यह 0.45 यानी 45 बेसिस पॉइंट है।
20-21 में दोस्तों 50% था, 19-20 में दोस्तों 45% था, और 18-19 में दोस्तों 45% था। अब दोस्तों फिर इस पॉइंट पे आइए कि एनुअल गारंटी फी का पेमेंट आपको कैसे डिसाइड करेंगे। स्लाइड को ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर कोई भी लोन 5 लाख तक का दिया जा रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द बोरोवर, वुमेन हो, माइक्रो एंटरप्राइजेज हो, अदर हो, नॉर्थ ईस्ट में कवर्ड हो, उन सभी में जो एजीएफ होगा वह 1% प्लस रिस्क प्रीमियम, और 5 लाख से ज़्यादा 50 लाख तक में दो कैटेगरी है। अगर आप वुमेन को दे रहे हैं या माइक्रो एंटरप्राइजेज इन नॉर्थ ईस्ट को दे रहे हैं तो उस केस में 1.35 प्लस रिस्क प्रीमियम आएगा। अगर दूसरे किसी को दे रहे हैं तो 1.50 प्लस रिस्क प्रीमियम आएगा। 50 लाख से ऊपर 2 करोड़ तक के लोन के केसेस में 1.80 प्लस रिस्क प्रीमियम सभी केसेस में, और रिटेल ट्रेड के केस में 2% प्लस रिस्क प्रीमियम फ्लैट 1 करोड़ तक। अगर हम लोग लोन देंगे 5 लाख से ज्यादा 50 लाख तक, वैसे केस में दोस्तों एजीएफ जो है एनुअल गारंटी फी का रेट है 1.35 प्लस रिस्क प्रीमियम। लेकिन यह दोनों क्राइटेरिया में, अगर आप वुमेन को दे रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट में माइक्रो एंटरप्राइजेस को दे रहे हैं तो ₹1.35 प्लस 45 पैसा, यानी कि हो गया आपका ₹1.80 प्लस जीएसटी। ये आपको रेट लेने हैं वुमेन के केस में, माइक्रो एंटरप्राइजेज इन नॉर्थ ईस्ट के केस में, अगर लोन अमाउंट है 5 लाख से ज्यादा 50 लाख तक। लेकिन इसके अलावा जो कैटेगरी का जो भी बोरोवर होगा, यानी कि वुमेन नहीं है और नॉर्थ ईस्ट में आपने माइक्रो एंटरप्राइजेस को नहीं दे रखा है, तो बाकी सारे केसेस में 5 लाख से 50 लाख तक के लोन में आपका जो एनुअल गारंटी फी का जो स्लैब आएगा वह 1.5% प्लस 0.45 यानी कि 1.95 प्लस जीएसटी। अब आइए दोस्तों अगला स्लैब, 50 लाख से ज्यादा लोन 2 करोड़ तक का, उसका जो आपका एनुअल गारंटी फी होगा 1.80% प्लस रिस्क प्रीमियम, irrespective of gender of the borrower, region of the borrower और all other borrower। रिटेल ट्रेड के केस में दोस्तों जैसा सब विदित है कि रिटेल ट्रेड के केस में 1 करोड़ तक के लोन को ही सीजीएसएमई गारंटी कवरेज प्रोवाइड कराती है। तो रिटेल ट्रेड के केस में 1 करोड़ तक का लोन पे जो एनुअल गारंटी फी आएगा वह आएगा 2% प्लस रिस्क प्रीमियम प्लस जीएसटी। अगर आज के डेट में देखें तो 2% प्लस 0.45% प्लस जीएसटी, लगभग 2.45 2.45 प्लस जीएसटी। इसीलिए अगर आप आज के डेट में देखते होंगे कि जो हम लोग गारंटी फी रेमिट करते हैं रिटेल ट्रेड वगैरह के केस में, तो वह 3-3.5% के आसपास आता है इसी वजह से। अब आ जाइए दोस्तों, अब इसमें और भी पॉइंट्स हैं दोस्तों हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि पेमेंट ऑफ एजीएफ कैसे डिसाइड होता है, कब देना होता है, कब हम इसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए कि कोई लोन अगर आप कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोन आप कर रहे हैं अप्रैल 2022 में, ठीक है, और 5 साल के लिए आपने किया, तो यह लोन खत्म होगा कब? मार्च 2027 तक। तो अब दोस्तों इसमें देखिए कि 2 साल का जो आप एनुअल गारंटी फी देंगे वह प्रोपोर्शनेट देंगे, पहला साल का और लास्ट साल का, यानी कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक, और 2027 में चूंकि मार्च में खत्म होगा तो जनवरी 2027 से मार्च 2027 तक का जो गारंटी फी होगा वह प्रोपोर्शनेट होगा, और उसके बीच में जो साल का जो होगा वह फुल ईयर का जाएगा। यह बात क्लियर हो गया दोस्तों। दूसरा बात पे आ जाइए कि अब अमाउंट कैसे डिसाइड होगा, ये एजीएफ का अमाउंट फर्दर कंसेक्यूटिव ईयर कैसे डिसाइड होगा? तो यह डिसाइड होगा दोस्तों टर्म लोन के केस में जो आपका 31 दिसंबर का जो बैलेंस रहेगा पिछले साल, उस अमाउंट के हिसाब से आपका एजीएफ डिसाइड होगा। और वर्किंग कैपिटल के केस में जो पिछले साल में, पिछले कैलेंडर ईयर में आपका जो पीक वर्किंग कैपिटल का जो यूटिलाइजेशन होगा उस अमाउंट के आधार पे डिसाइड होगा। इसमें और भी फर्दर पॉइंट है दोस्तों। सीजीटी एमएससी जो है वह फरवरी के 1 से 2 वीक तक यह डाटा प्रोवाइड करा देती है बैंक को। बैंक को डाटा पंच करना होता है, सबका आउटस्टैंडिंग उसमें फीड करना पड़ता है, और फिर वह सीजीटीएसएमई को भेज देती है, और सीजीटीएसएमई फिर डिमांड जनरेट कर देता है, और अकॉर्डिंगली उस अमाउंट को हमें 15 अप्रैल तक रेमिट कर देना होता है। अब इसमें दोस्तों एक पॉइंट और आ जाइए एजीएफ की बात। अगर मान लिया जाए कि आपने किसी अकाउंट को कवर अप कर रखा था लेकिन गलती से
वह छूट गया और उसका एनुअल गारंटी फी नहीं गया, तो वैसे केस में सीजीटी एमएससी पोर्टल उसको जो है क्लोज कर देती है उस अकाउंट को, उस गारंटी कवरेज को। उसका रिवाइवल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो दोस्तों उसका रिवाइवल हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है उसके बारे में हम समझते हैं। रिवाइवल हो सकता है पेमेंट के बाद, लेकिन उसमें 15 पैसा प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। यानी कि यहां जो आपका था, जैसे अगर जो भी स्लैब में आप आ जाइए, जैसे 2% प्लस रिस्क प्रीमियम अगर 45 पैसा है तो 15 पैसा और जोड़ दीजिए, यानी 2 रुपया प्लस 45 पैसा प्लस 15 पैसा, यानी 2 रुपया 60 पैसा प्लस जीएसटी। उसके ऊपर दोस्तों बैंक को पैनल इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तब जाके वह अकाउंट रिवाइव हो सकता है। लेकिन इसमें एक और क्लॉज है दोस्तों, अगर आप किसी अकाउंट को रिवाइव करते हैं तो रिवाइवल के समय वो अकाउंट सबसे पहले तो एसएमए नहीं होना चाहिए, और वह अकाउंट यह अंडरटेक करना पड़ेगा कि 6 महीने के भीतर वह अकाउंट स्लिप नहीं होगा। अगर वह अकाउंट 6 महीने के भीतर अगर स्लिप हो गया तो वह उसका गारंटी कवरेज नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसमें अगला पॉइंट पे आते हैं हम लोग, क्लेम्स। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां की बैंकर्स को काफी ध्यान रखना चाहिए हम बैंकर्स को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों कि जैसे ही अकाउंट एनपीए हो, जिस क्वार्टर में अकाउंट एनपीए हो रहा है उसके सब्सिक्वेंट क्वार्टर में आप पोर्टल पे एनपीए मार्किंग करवा दीजिए। यह काम ब्रांच इन्फॉर्म करती है सर्किल ऑफिस को, और सर्किल ऑफिस पोर्टल पे मार्किंग करता है। अपने बैंक में सीजीटी एमएससी से रिलेटेड सारा अपडेशन का काम सर्किल ऑफिस का है। वहां नोडल ऑफिसर होते हैं, उनके पास यूजर आईडी पासवर्ड होता है सारी चीज को अपडेट करने के लिए। तो दोस्तों आप क्लेम पे आते हैं। क्लेम में दोस्तों एक पॉइंट है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का कंसेप्ट है दोस्तों, यहां सीजीटी एमएससी का लोन आप जब अगर एनपीए हो गया, आपने पोर्टल पे मार्किंग कर दिया, अब उसका क्लेम हम लॉन्च करेंगे। क्लेम लॉन्च करने का हमारे पास ड्यूरेशन रहता है, एनपीए होने के 3 साल के भीतर आपको क्लेम लॉन्च कर देना है। दूसरा कंडीशन है लॉक इन पीरियड है कि आप जब आपका गारंटी कवरेज स्टार्ट हुआ है तब से आपका 18 महीना या लास्ट डिसबर्समेंट से 18 महीना, इस दोनों कंडीशन में जो सबसे लेटर होगा उस समय तक आपको क्लेम लॉन्च करना है। दोस्तों क्लेम जो है 2 रूप में आता है बैंक के पास। जब आप क्लेम लॉन्च करते हैं तो एक आता है आपका क्लेम 1 और एक आता है सेकंड क्लेम, फर्स्ट क्लेम और सेकंड क्लेम। फर्स्ट क्लेम दोस्तों जब जैसे ही पोर्टल पे एक्नॉलेज कर लेती है सीजीटी एमएससी और सारा प्रोसेस हो जाता है, तो 30 दिन के भीतर उस गारंटी कवर अमाउंट का 75% बैंक को क्लेम मिल जाता है। लेकिन उसमें भी कंडीशन है दोस्तों कि आपको क्लेम लॉन्च करने से पहले सबसे पहले तो आपको पैसे वापस मांगने पड़ेंगे बोरोवर से। इन केस ऑफ इवन स्वनिधि भी, अगर कोई अकाउंट एनपीए होता है तो वहां भी लीगल एक्शन तो वेव किया हुआ है, लेकिन आपको पैसे मतलब रिकॉल करना है, अमाउंट रिकॉल करना है। और अदर देन ऑल अकाउंट्स आपको रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करना है। रिकवरी प्रोसेस में बहुत सारे मतलब प्रावधान है। सूट फाइल कर सकते हैं, लोक अदालत में जा सकते हैं। केवल 13(2) इशू करने से नहीं होगा, आपको 13(4) भी करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है वहां क्लेम लॉन्च कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक और भी पॉइंट है कि लीगल एक्शन का वेवर दिया हुआ है एक थ्रेशोल्ड को, जो कि पहले 50,000 था। अब 1 लाख तक के लोन अकाउंट में आप जो है बिना लीगल एक्शन लिए हुए आप क्लेम लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें एजीएम रैंक के अधिकारी को, बैंक के एजीएम रैंक के अधिकारी को ट्रस्ट को एक अंडरटेकिंग देना होता है कि इसमें हम लोगों ने इसकी मतलब लीगल एक्शन की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसमें आप फर्स्ट क्लेम में हम लोग फर्स्ट क्लेम डिस्कस किए कि आप जब हम क्लेम लॉन्च करते हैं और पोर्टल उसको एक्नॉलेज कर लेता है और 75% हमें वापस पैसा दे देता है। जो सेकंड क्लेम आता है दोस्तों, उसका एक ड्यूरेशन है कि आपका अभी अब रिसेंट जो गाइडलाइन आया है, पहले उसमें डिग्री का था कंसेप्ट, अब उसमें क्लैरिफाई किया है। सबसे पहला तो एक मॉडिफिकेशन ये आया है कि अब सेकंड क्लेम पहले जो ऑफलाइन होता था वह अब ऑनलाइन होगा, और सेकंड क्लेम अब ऑनलाइन रिवैम्प किया है ट्रस्ट ने। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ये कि सेकंड क्लेम का जो ड्यूरेशन होगा वह 3 साल, जो फर्स्ट क्लेम जो आपका जो पैसा आया हुआ रहेगा वह 3 साल कंप्लीट होने
के बाद आपका ये इसका टाइम सेकेंड क्लेम मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन है आपका रिकवरी प्रोसेस सारा मतलब कंक्लूजन ऑफ रिकवरी प्रोसेस। तो आप सेकेंड क्लेम के बारे में फिर से समझ लीजिए, रिकवरी कंक्लूजन, रिकवरी प्रोसेस का सारा कंक्लूजन, और फर्स्ट क्लेम के 3 साल बीतने के बाद इस दोनों में जो लेटर होगा उस समय आपको सेकेंड क्लेम मिलेगा। सेकेंड क्लेम रिसीव हो जाने के बाद इसका CTMSE ट्रस्ट का लायबिलिटी उस लोन के प्रति ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। अब दोस्तों इसमें जो है मैं मतलब इस पॉइंट को अब डिस्कस करना चाहता हूं कि एक्सटेंट ऑफ गारंटी कितना अमाउंट देगा वो। एक्सटेंट ऑफ गारंटी क्या है? एक्सटेंट ऑफ गारंटी में दोस्तों देखिए कि अगर 5 लाख तक का अगर आप लोन दे रहे हैं, 5 लाख तक का लोन दे रहे हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस को, तो उसमें गारंटी कवरेज है दोस्तों 85% का। यानी कि अगर 100 5 लाख से ज्यादा और 50 लाख तक के केस में 75% का गारंटी कवरेज देती है। 50 लाख से ज्यादा 2 करोड़ तक में दोस्तों वही 75% का गारंटी कवरेज है। वुमेन के केस में, नॉर्थ ईस्ट के केस में जो 5 लाख से मतलब 5 लाख से अलग, इस केस में दोस्तों 80%, अगर 5 लाख तक है तो फिर यही 85% का स्लैब चलेगा। अगर 5 लाख के अलावा अगर किसी वुमेन को दे रहे हैं आप लोन, या नॉर्थ ईस्ट में माइक्रो एंटरप्राइजेस को, स्मॉल नहीं, सॉरी उसमें स्मॉल इंक्लूडेड नहीं है, केवल माइक्रो एंटरप्राइजेस, नॉर्थ ईस्ट में माइक्रो एंटरप्राइजेस और वुमेन को अगर दे रहे हैं 5 लाख के अलावा, तो वैसे केस में भी आपको गारंटी कवरेज जो है 80% का है। यह इसलिए किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन नॉर्थ ईस्ट एरिया में दिया जाए, वुमेन को दिया जाए, माइक्रो एंटरप्राइजेस को दिया जाए। 50 लाख से ज्यादा का लोन के केस में दोस्तों वही 75% का आपको गारंटी कवरेज मिलेगा। MSC रिटेल के केस में, माइक्रो स्मॉल रिटेल के केस में फ्लैट 50% का गारंटी कवरेज मिलता है। और अदर लोन में, अदर देन जो भी आप तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह भी एलिजिबल होगा, तो उन सारे केस में, इस सारे ऊपर के डिस्कस्ड केस को छोड़ के बाकी सारे केसेस में दोस्तों 75% का गारंटी कवरेज मिलता है। अब थोड़ा सा इसमें अभी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट आया है, जनवरी 21 के बाद जो रिसेंट डेवलपमेंट आया है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। एक पहला चेंज आया है, इंक्रीज इन थ्रेशोल्ड, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पहले 50,000 तक में आपको लीगल एक्शन लेने की, लीगल एक्शन वेवर का कंसेप्ट था, अब वो बढ़ के हो गया 1 लाख। कवरेज ऑफ एनी टाइम, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट पे थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करूं। कवरेज ऑफ एनी टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कवरेज एनी टाइम, पहले होता क्या था कि आप CTSME में लोन देते थे और आपको मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में आपको कवरेज लेना पड़ता था, अदरवाइज वो कवरेज आप नहीं ले पाते थे। लेकिन अब गाइडलाइन को चेंज कर दिया गया है, कवरेज आप किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? कवरेज एनी टाइम, अब दोस्तों एक रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि आप CTSME कवरेज एनी टाइम कभी भी ले सकते हैं। उसमें कंडीशन तो दिया हुआ है कि वह अकाउंट रिस्ट्रक्चर्ड नहीं होना चाहिए जिसका आप कवरेज लेने के लिए जा रहे हैं, और पिछले 12 महीने में वह SMA 2 में नहीं आना चाहिए। उसके आगे आ जाइए दोस्तों, एक नया मॉडिफिकेशन है, ऑनलाइन पेमेंट फॉर एक्सटेंशन। जैसे पहले पीरियड एक्सटेंशन के लिए या आपको मतलब अब आप ऑनलाइन जो है पोर्टल पे सर्किल ऑफिस उसका ऑनलाइन जो है एक्सटेंशन ले सकती है। लगभग दोस्तों इसमें लगभग मोटा मोटी यही पॉइंट है